नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करेंगे आपके 15वें चैप्टर की फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण। ये आपका अंतिम चैप्टर है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे इस चैप्टर में से आने की बहुत अधिक संभावना है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर भारत का संविधान इतना लंबा और जटिल यानी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो इसके बारे में आपको पेज नंबर 405 पर जो स्टार्टिंग है उसमें ही आपको कुछ चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलेंगी। इसमें बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि भारत भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन वाला देश है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये भारत का जो कंट्रीज़ का साइज़ है और डाइवर्सिटी है, ये इतनी ज़्यादा विशाल है कि इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबे और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन की तो ज़रूरत है ही है। इसके अलावा जब भारत आज़ाद हुआ था तो न केवल ये बहुत बड़ा था बल्कि डीपली डिवाइडेड भी था। इन सब डिविज़न्स को रोककर उनको एक साथ लेकर चलने के लिए बहुत सारे प्रावधानों की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत थी। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा और डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिज़ाइन था वो देश को इकट्ठा रखने के लिए और एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए बनाया गया था। तो इसलिए इसका इलेबोरेट होना, केयरफुली वर्कड आउट होना और पेनिस्टिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी था। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारा लंबा, दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमारे सामने आया। एक तरफ तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बात थी कि जो पुराने समय के अतीत के जो घाव हैं उनको भरना है और अलग अलग क्लासेस, कास्ट और कम्युनिटीज़ के इंडियंस को एक साथ लेकर चलना है और उनको एक शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट देना है। और साथ ही जो भारत की पुरानी बातें थी, जो हायरकी और डेफरेंस यानी कि ऊंच नीच पर और भेदभाव पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भारत में विकसित करनी थी। इन सब की वजह से बहुत सारे प्रावधानों की ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सब प्रावधान किए गए और इसीलिए भारत का संविधान इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स बनता चला गया। तो इसका उत्तर आपने पेज नंबर 405 पर देख लिया। आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल सकता है और आपको ये बताना है कि भाई क्यों भारत का संविधान इतना लंबा और इतना कॉम्प्लेक्स रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि भारत का संविधान किस तरह से बनाया गया। तो हम इसके बारे में पेज नंबर 405 पर ही हमारे सामने है। वो ये है कि भारत का संविधान दिसंबर 1946 दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिफरेंट जो मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, उनमें बनाया गया। इस पूरी अवधि में यानी लगभग 3 साल की इस अवधि में इसका जो ड्राफ्ट है वो कई बार डिस्कस किया गया क्लॉज बाय क्लॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन 11 सत्र हुए जिनमें कुल मिलाकर 165 दिन 165 डेज जो थी वो सिटिंग्स हुई। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में सीबीएसई में पूछी जा सकती हैं और सीयूटी में भी पूछी जा सकती हैं कि 11 सेशन हुए और 165 डेज़ की सिटिंग्स हुई। और इन सेशंस के बीच में ऐसा नहीं कि खाली बैठे रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, उसमें जो डिफरेंट कमेटीज़ और सब कमेटीज़ ने जो भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए उनको रिवाइज़ किया, उनको रिफ़ाइन किया उनके ड्राफ्ट्स को, और इस तरह से लगातार 3 साल तक काम करके हमारे सभी संविधान निर्माताओं ने भारत को एक अच्छा संविधान प्रदान किया है। अब एक प्रश्न आपके लिए ये आ सकता है, वो है कि भाई जब ये पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, तो 12th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर देने का क्या आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ जो चैप्टर दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो इतिहास छिपा हुआ है उसको समझने के लिए। इस चैप्टर को पढ़ के हम ये देखेंगे कि किस तरह से इंटेंस डिबेट्स हुई, किस तरह से गर्मा गर्म बहसें हुई संविधान के प्रावधानों को बनाते समय, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी वो प्रोसेस चली जिससे संविधान बना, और साथ ही हम उस विज़न को समझेंगे जो संविधान का है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम संविधान के प्रावधानों को, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसे नहीं करने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि संविधान बनाने का इतिहास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान किस तरह बनाया गया, क्या क्या डिबेट्स हुई, क्या विज़न था। इसलिए ये चैप्टर आपको 12th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ तक की बातें देखने के बाद अब हमारे सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, और वो ये क्वेश्चन है कि मैनी एफर्ट्स वर मेड टू फ्री इंडिया इन द ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। हिंदी में बता दूं, स्वतंत्रता से तुरंत पहले के वर्षों में भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अनेक प्रयास किए गए थे, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको पेज नंबर 406 पर 406 पर आपको वो सारे प्रयास बता रखे हैं कि जो बिल्कुल इमीडिएटली 1947 से पहले क्या क्या हुए थे। उनमें से सबसे पहला जो आपको बताना है वो है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट था ब्रिटिश राज के खिलाफ। दूसरा जो एफर्ट भारत को आज़ाद कराने के लिए किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना करके, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके, विदेशी सहायता से, जापान जर्मनी की सहायता से उन्होंने ये बनाई थी, और उनका उद्देश्य भी भारत को आज़ाद कराना था। ये उनका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बॉम्बे में, जो आज का मुंबई है उस समय बॉम्बे कहते थे, उसमें रॉयल इंडियन नेवी के जो रेटिंग्स थे, यानी साधारण सिपाही थे, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। ये भी एक बहुत बड़ा एफर्ट था, प्रयास था भारत को आज़ाद कराने का। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 1940s में कुछ छिटपुट और भी मास प्रोटेस्ट हुए थे वर्कर्स के और पीजेंट्स के इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको इस तरह से ये चार बातें अपने उत्तर में बतानी है जब ये कहा जाए कि आज़ादी यानी 1947 15 अगस्त 1947 से तुरंत पहले क्या क्या प्रयास हुए थे भारत के लोगों के द्वारा भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। आपको बताना क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, आपको बताना है रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स के विद्रोह के बारे में, और आपको बताना है जो पीजेंट और वर्कर्स के प्रोटेस्ट हुए थे छुटपुट उनके बारे में। तो ये चार उदाहरणों के द्वारा आपने बता दिया कि आज़ादी से तुरंत पहले क्या क्या प्रयास हुए थे भारत को आज़ाद कराने के। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमारे लिए है वो है, कम्युनलिज्म वॉज नॉट इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, but the two leading political parties, the Congress and the Muslim League, had failed to arrive at a settlement that would bring about religious conciliation and social harmony. Elaborate. यानी भारत के लोगों के मन में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, लेकिन भारत की जो दो प्रमुख उस समय के राजनीतिक दल थे, एक कांग्रेस था, एक मुस्लिम लीग था, ये सोशल हार्मनी और जो रिलीजियस रिकन्सिलिएशन करने में असफल रही। इस वजह से धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हो गया था। तो इस बारे में आपको इस पर चर्चा करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल लिए कि भाई चाहे वो आज़ाद हिंद फौज हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो हमारा रेटिंग्स हो, वो जो हमारे रॉयल इंडियन नेवी के रेटिंग्स का विद्रोह हो, या किसान और मजदूरों के छुटपुट विद्रोह, इनमें कहीं पर भी सांप्रदायिकता नहीं थी। हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई और उसके आधार पर भारत का विभाजन हो गया। तो इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण सबसे बड़ा यही रहा है कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, उन्होंने वो बार बार फेल हुए किसी सेटलमेंट पर पहुंचने में, जिससे कि रिलीजियस रिकन्सिलिएशन और सोशल हार्मनी विकसित नहीं हो पाई। और फिर
मुस्लिम लीग में जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड का आह्वान कर दिया कलकत्ता में, और वहाँ भयंकर दंगे छिड़ गए। और उसके बाद भी फिर लगातार सांप्रदायिक आधार पर पूरे साल, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया 1947 में, तब तक ये सांप्रदायिक दंगे अलग अलग भारत के हिस्सों में होते ही रह गए। और फिर जब ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, फिर जब भारत का विभाजन हो गया तो ये सांप्रदायिक दंगे एक जनसंहार में बदल गए और पूरी दुनिया को, पूरे भारत को अपने सांप्रदायिक हिंसा के चपेटे में ले लिया। तो ये सब बातें आपको बतानी है, पेज नंबर 406 पर लिखी हैं कि भारत के लोगों के मन में सांप्रदायिकता नहीं थी, लेकिन भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने जिम्मेदार ढंग से रिकन्सिलिएशन नहीं किया, पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं किया, जिम्मेदारी की भावना से समझौता नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। इस वजह से सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ के जब 1947 में विभाजन हुआ तो बड़े पैमाने पर मारकाट और जनसंहार में बदल गई, और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बहुत से लोगों को अपनी जानें, संपत्ति, इज्जत सब गंवानी पड़ी। तो यहाँ तक की बात हमने देख ली। अब हमारे सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो है डिस्कस द बैकग्राउंड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी। 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख आपको करना होगा अपने उत्तर में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जैसे आपने देखा, दिसंबर 1946 में स्थापना हो गई थी और उसने अपना काम शुरू किया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस पूरे साल में 16 अगस्त 1946 से, जब से डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ जिन्ना के द्वारा कलकत्ता में जब दंगे हुए, उसके बाद से 15 अगस्त 1947 होने तक पूरे साल सांप्रदायिक दंगे यहाँ हर जगह होते रहे। तो सांप्रदायिकता की बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम करना था। और फिर जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक तरफ तो बड़ी खुशी की बात थी कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उस भारत के आज़ाद होने के साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बन गए। ये भी एक बैकग्राउंड था ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी जिसके बैकग्राउंड में भारत ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम किया। उसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया तो बड़े पैमाने पर दंगे छिड़ गए हिंदू मुसलमानों के बीच में, और जो आज का पाकिस्तान का इलाका है वहाँ से हिंदू और सिख बड़े पैमाने पे पलायन करके अपनी जान बचा के अपनी संपत्ति वहीं छोड़कर किसी तरह से भागकर भारत आए, और भारत से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान गए। तो ये बड़े पैमाने पे जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उनका पैट्रिएशन हुआ, उनका स्थानांतरण हुआ आबादी का, और इस तरह से दंगों में बहुत लोगों की जान गई। एक और बैकग्राउंड जो था वो ये था कि जब इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए, जैसे भारत में हिंदू और सिख आए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में भारत जो यहाँ के मुसलमान गए, तो इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े शरणार्थियों की आबादी को बसाने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर थी। उसको भी ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम करना था, और साथ ही जो माइनॉरिटीज़ भारत में रह गए हैं उनको पर्याप्त अधिकार मिलें, वो भारत के सच्चे नागरिक के रूप में, अच्छे नागरिक के तौर पर रह सकें, इसके लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा हो, उनको पूरे अधिकार मिलें। इन बातों को भी ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम करना था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी भारत के राज्य रजवाड़े। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय 500 से भी अधिक रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, और जैसे ही अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट खुला छोड़ दिया। उन्हें कह दिया कि भाई आप चाहो तो भारत के साथ मिलो, चाहे पाकिस्तान के साथ मिलो, चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो। ऐसी स्थिति में बहुत से राजे रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र रखने की सोचने लगे, और एक उस समय का कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर है, उसने लिखा है कि जो राजे महाराजे थे वो क्या सोचने लगे थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया टू लग्जरिएट इन वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन एन इंडिया ऑफ मैनी पार्टीशंस। वो ये मानने लगे कि अब हम भी अपने अलग राज्य बनाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो यानी केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि पता नहीं असंख्य विभाजन की जो एक पिटारा खोल दिया था अंग्रेज़ों ने, और इन सब स्थिति को निपटना था।
अलग अलग राजे महाराजों को अपना स्वतंत्र राज्य बनाने से रोकना था, भारत को एक करना था। इन सारी बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठकें हुई और उसने भारत का संविधान बनाया था। तो ये सारी बैकग्राउंड है जिसके बारे में आपको अपने उत्तर में चर्चा करनी होगी। अब जो अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए वो है कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके सदस्य यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, वो कैसे चुने गए थे। तो भारत के संविधान सभा के सदस्यों का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लोगों ने उन्हें नहीं चुना था, बल्कि 1945-46 में प्रोविंशियल असेंबलीज जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, प्रांतीय विधानसभाएं, उनके इलेक्शन हुए थे और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनके जो सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं के, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्यों को चुना था। और जो ब्रिटिश भारत था यानी जहाँ पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, सीधा जो राज था, वहाँ की तो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो चुने हुए सदस्यों ने इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्यों को चुना था। लेकिन जो राजे रजवाड़े थे वहाँ के क्षेत्रों से जो मेंबर आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्हें तो वहाँ के राजाओं ने, वहाँ के शासकों ने सीधा नॉमिनेट किया था। उनका तो इलेक्शन का जरा सा भी कोई चांस नहीं। यहाँ जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो ब्रिटिश इंडिया था जहाँ पर अंग्रेजों सीधा राज था, वहाँ की प्रोविंशियल असेंबली के सदस्यों ने भले ही इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन थोड़ा चुना तो था ही, थोड़ा तो चुनाव का एलिमेंट था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन चुनाव तो हुआ था। लेकिन जो राजे रजवाड़े जहाँ थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ से जो मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनका तो किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ था। वहाँ का जो शासक था, वहाँ का जो राजा था, उसने डायरेक्ट उनको नॉमिनेट कर दिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव हुआ था, ब्रिटिश प्रांतों में प्रोविंशियल असेंबलीज के चुनाव हुए थे 1946 में, तो 1945-46 में। तो वहाँ के सदस्यों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्यों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, और जो ब्रिटिश और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ के शासकों ने अपने तरफ से अपने मनपसंद लोगों को मनोनीत करके सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेज दिया था। अब अगली बात जो आती है वो है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कंपोजिशन कैसा था, उसकी बनावट कैसी थी, उसमें कौन कौन सदस्य थे। तो इसका उत्तर आपको पेज नंबर 407 और 408 पर 407 और 408 पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक ही पार्टी यानी कांग्रेस के सदस्यों का भारी बहुमत था, क्योंकि जनरल सीट्स पर सभी कांग्रेस के सदस्य ज़्यादातर जीते थे, और मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट पे मुस्लिम लीग के सदस्य जीते थे। लेकिन मुस्लिम लीग भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मांग कर रही थी हमारा तो अलग देश बनाओ पाकिस्तान, हम इस असेंबली में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट थे वो भी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई है और इसलिए ये ट्रूली ऑटोनोमस यानी पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुख्य रूप से कांग्रेस के सदस्य बचे थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 82% सदस्य हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो 82% सदस्य थे वो कांग्रेस के ही थे, यानी पूरी तरह से कांग्रेस का ही वर्चस्व था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये इसका कंपोजिशन है। तो इस तरह से आपको ये बताना है। अब जो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, although the constituent assembly was dominated by the Congress members, but it didn't lack the diversity of views discuss। तो ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके सदस्य तो ज़्यादातर कांग्रेस के ही थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ नहीं था। एक ही पार्टी के सदस्य होने के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के जो मत थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमें दिखाई दे रहे थे। ये आपको डिस्कस करना है। तो ये आपको इसका उत्तर जो है पेज नंबर 408 और 409 पर मिलेगा। पेज नंबर 408 में जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से मिलेगा। कांग्रेस
भले ही पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 82% कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन कांग्रेस जो थी वो केवल वो एक वॉइस वाली पार्टी नहीं थी। ऐसा नहीं कि उस कांग्रेस के सारे सदस्यों का एक ही मत था। कांग्रेस के जो सदस्य थे वो डिफरेंट व्यूज और ओपिनियन के लोग थे। उनमें कुछ ऐसे सदस्य थे जो सोशलिज्म, समाजवाद को फेवर करते थे, तो कुछ ऐसे सदस्य थे जो लैंडलॉर्डिज्म यानी जमींदार यानी सामंतवाद को, फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते थे। कुछ ऐसे सदस्य थे जो कम्युनल पार्टीज के ज़्यादा नज़दीक थे, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग इनके ज़्यादा नज़दीक थे। और कुछ ऐसे सदस्य जो पूरी तरह से सेकुलर थे, पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे। तो ये सब सदस्य विभिन्न व्यूज़ के थे और नेशनल मूवमेंट के दौरान इन्होंने ये सीखा था कि किस तरह अपने विचारों पर बहस करनी है और किस तरह से नेगोशिएट, जो डिफरेंसेस हैं उनको नेगोशिएट करना है, यानी उनके बीच में सौदेबाजी करके एक सहमति तक पहुंचना है। ये नेशनल मूवमेंट के दौरान वो सीख चुके थे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से बहस की और फिर एक कंसेंसस पर भी पहुंचे। तो ये तो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के सदस्यों की बात। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल जो केवल मेंबर्स थे केवल वो ही अपने विचार रखते थे, केवल उन्हीं की सुनी जाती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स थी वो पब्लिक की ओपिनियन से भी इन्फ्लुएंस होती थी। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस होती थी वो न्यूज़पेपर्स में छपती थी, लोगों तक पहुंचती थी और फिर पब्लिक उस पर चौराहों पर, गलियों में, चाय की दुकानों पर खूब ज़बरदस्त बहस करती थी। क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म होते थे और वो प्रेस में लोग अपने लेटर भिजवाते थे, प्रेस में छपते थे वो। इसके अलावा जनता से सीधी उनकी राय मांगी जाती थी विभिन्न मुद्दों पर और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहुंचती थी। उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था कि भाई जनता इस पर क्या सोच रही है। जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो थे बहुत सारे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी मदर टंग का प्रोटेक्शन हो। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे, उन्होंने अपने लिए स्पेशल सेफ गार्ड्स की मांग की। दलित्स ने ये डिमांड की कि सभी तरह के कास्ट ऑपरेशन, जो जातिगत उत्पीड़न है वो ख़त्म हो और उनको गवर्नमेंट बॉडीज़ में रिजर्व सीट्स मिलें। तो सभी तरह के अलग अलग वर्गों के लोग अपनी अपनी मांग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचा रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कल्चरल राइट्स और सोशल जस्टिस, विभिन्न प्रकार के मुद्दे, विभिन्न प्रकार के कल्चरल राइट्स और सोशल जस्टिस से रिलेटेड मुद्दे उठते रहते थे, उन पर खूब डिस्कशन होती रहती थी और असेंबली के फ्लोर पर इन सब मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बाद एक सहमति बनती थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 82% सदस्य कांग्रेस के थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डाइवर्जेंट ऑफ व्यूज़ नहीं थे, डिफरेंस ऑफ व्यूज़ नहीं थे, ओपिनियन नहीं थी। सभी प्रकार के व्यूज़, सभी प्रकार की ओपिनियंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंच रही थी, उन पर ज़बरदस्त बहस हो रही थी और आपस में बहस करने के बाद एक कंसेंसस, एक एक सहमति पर भी सदस्य पहुंच पा रहे थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफा निर्णय हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हर मुद्दे पर बहुत व्यापक बहस, विचार विमर्श के बाद सहमति के साथ सभी चीज़ों पर निर्णय किए गए थे। और आज के लिए हम आखिरी क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वैसे तो 300 के करीब, वैसे 389 थे जब भारत का विभाजन नहीं होता, उस समय 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो पाकिस्तान के सदस्य थे वो तो अपने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चले गए। तो फिर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 यानी 299 सदस्य बचे थे। तो इन 300 या 299 सदस्यों में भी 6 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनको हम डोमिनेंट वॉइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो उन पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन 6 डोमिनेंट वॉइस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं। तो इन 6 लोगों में जो सबसे प्रमुख 6 लोग थे, उनमें से एक तो थे, उनमें 3 कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति थे। उनमें सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया था, प्रस्तुत किया था। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा रिजोल्यूशन भी प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से संबंधित था, जिसमें ये प्रस्ताव किया गया था कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा होगा वो हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफरन, वाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन होगा और उसके बीच में एक नेवी ब्लू कलर का व्हील होगा, चक्र होगा।
तो ये प्रस्ताव पेश करने वाले भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे सरदार पटेल, और वो आमतौर पर पर्दे के पीछे से काम करते थे, बिहाइंड द सीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया डिफरेंट रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करने में, और साथ ही बहुत सारे जो अलग अलग डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, जहाँ पर विवाद थे, उन सब के बीच में रिकंसाइल, उनके बीच में सहमति लाने का भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने डिस्कशंस को स्टीयर करने यानी उनका संचालन करने का काम किया कंस्ट्रक्टिव लाइंस पर, कि एक रचनात्मक रूप से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस करवाई और उनका सही ढंग से निर्देशन किया बहसों का, कि सही ढंग से बहस हो पाए। और साथ ही उन्होंने सभी लोगों ये सुनिश्चित किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिले। तो इस तरह से ये तीन लोग तो बड़े महत्वपूर्ण थे, ये तीनों कांग्रेस के थे। इसके अलावा एक और सदस्य थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। ब्रिटिश रूल के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के पॉलिटिकल अपोनेंट थे, लेकिन फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने उनको यूनियन कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर के रूप में शामिल किया, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक प्रमुख मेंबर बन गए। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के संविधान को बनाने में। इसके अलावा दो वकील भी थे, जो महत्वपूर्ण वकील थे, उनमें एक के.एम. मुंशी थे गुजरात से, और दूसरे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर मद्रास से। इन दोनों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना क्रूशियल इनपुट यानी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस तरह से इन 6 के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको इन, जैसे मैंने अभी इनकी विशेषताएं बताई, इनकी विशेषताओं को बताते हुए उत्तर देना होगा कि ये 6 लोग कौन थे। ये 6 लोग तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, लेकिन 2 और ऐसे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सदस्य तो नहीं थे, लेकिन जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत का संविधान बनाने में। उनमें एक थे B.N. राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, और उन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड पेपर्स बनाए जो कि अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत क्लोज स्टडी करके बनाए गए थे। कि भाई उन्होंने बताया कि अमेरिका में संविधान ऐसा है, जर्मनी में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, कनाडा में ऐसा है, इंग्लैंड में ऐसा है। सारे संविधानों का अध्ययन करके उसका बहुत अच्छे बैकग्राउंड पेपर्स तैयार करके संविधान सभा के सदस्यों को दिए, ताकि वो उसका अध्ययन करके भारत के संविधान को बना सकें। तो वो थे B.N. राव, और उनका पद क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनका नाम था S.N. मुखर्जी। वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, और उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि उनमें ऐसी एबिलिटी थी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स इन क्लियर लीगल लैंग्वेज। जो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रस्ताव होते थे, उनको बिल्कुल स्पष्ट कानूनी भाषा में लिखने में उनकी दक्षता थी, और उन्होंने संविधान लिखने में अपनी इस योग्यता का प्रयोग करके बहुत बड़ा अच्छा संविधान लिखने में सहायता की। तो आज के लिए हम इसके बारे में यहीं तक बात करेंगे। आज जो हमने डिस्कशन किया, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप एक बात और देख लें, और वो ये है कि पेज नंबर 407 पर जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिया गया है, जो 14 अगस्त 1947 को यानी आज़ादी की पूर्व संध्या पर अपना प्रसिद्ध भाषण दे रहे हैं। उनका प्रसिद्ध भाषण है अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो इस तरह की बातें आपको याद रहनी चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन पे भी आ सकता है, CUT में भी आ सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि पेज नंबर 408 पर आपको एक चित्र दे रखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन का, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको चित्रों पर भी ध्यान है, चित्रों पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप पेज नंबर 410 पर देख सकते हो, उसमें फिगर 15.5 है। उसमें B.R. अम्बेडकर जो हैं वो हिंदू कोड बिल पर एक डिस्कशन में प्रिजाइडिंग अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी बातों के बाद हमने समझ लिया कि एग्ज़ाम में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनका उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे। इनकी अच्छी तरह तैयारी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे इसमें मार्क्स लाने हैं। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आज के इस पाठ के अगले चैप्टर, अगले बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।